एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइम जिसे अंजाम दिया गया सिर्फ कागज और स्याही से। एक ऐसी धोखाधड़ी जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस को 2 दशक यानी 20 साल लग गए। आज हम इसी केस की परतें खोलेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 20 साल। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है इतने वक्त में। और ये 20 साल लगे एक ऐसे वित्तीय जाल को काटने में जिससे बेहद शातिर तरीके से बुना गया था। और इस जाल में फंसी रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 66 करोड़ रुपए। इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें कोई हथियार नहीं थे, कोई धमकी नहीं थी, सिर्फ जाली दस्तावेज थे और एक ऐसी कंपनी जो असल में कभी थी ही नहीं। तो चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी कामयाबी से, जब 2 दशकों से चल रही ये तलाश आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंची। उत्तर प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने सालों की मेहनत के बाद इस केस के मुख्य आरोपी सुनील कुमार भाटिया को दिल्ली के अशोक विहार से धर दबोचा। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ना नहीं थी, बल्कि ये न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। धोखाधड़ी की नींव रखी जाती है 1993 में, मामला दर्ज होता है 11 साल बाद 2004 में और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होती है 2025 में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जांच कितनी ज्यादा जटिल और परत दर परत रही होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 66 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कैसे? इसका तरीका क्या था? चलिए इस फ्रॉड की पूरी एनाटॉमी को समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी में 2 मेन प्लेयर्स थे। एक तरफ था शिकार यानी लखनऊ का प्रादेशिक औद्योगिक और निवेश निगम, जिसे PICL भी कहते हैं, और दूसरी तरफ था वो जरिया जिसका इस्तेमाल करके ये धोखाधड़ी की गई, मिसर्स रुहेलखंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी। और यहीं पर इसी एक लाइन में इस पूरे घोटाले का राज छुपा है। जांच में ये साफ हो गया कि जिस कंपनी के नाम पर करोड़ों का लोन उठाया गया वो असल में जमीन पर थी ही नहीं, वो बस एक कागजी कंपनी थी। तो ये कागजी कंपनी आखिर होती क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ सरकारी दस्तावेजों में जिंदा होती है। इसका कोई ऑफिस, कोई फैक्ट्री या कोई असली कामकाज नहीं होता। इसे बनाया ही खास तौर पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के मकसद से जाता है। तो घोटाला करने का तरीका बहुत साफ और सिस्टमैटिक था। स्टेप 1, एक कागजी कंपनी बनाओ। स्टेप 2, उसके नाम पर झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार करो ताकि कंपनी असली लगे। स्टेप 3, उन्हीं जाली कागजों के दम पर PICL से 66 करोड़ का लोन ले लो। और आखिरी स्टेप, जैसे ही पैसा हाथ में आया, लोन की एक भी किस्त चुकाए बिना गायब हो जाओ। ये मामला सिर्फ एक धोखाधड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम यानी सफेद पोश अपराधों का एक क्लासिक उदाहरण है। ये वो अपराध हैं जहां दिमाग का इस्तेमाल होता है, ताकत का नहीं। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये व्हाइट कॉलर और पारंपरिक अपराध के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। पारंपरिक अपराध में हिंसा या धमकी का इस्तेमाल होता है, जबकि व्हाइट कॉलर अपराध में धोखा, जाली दस्तावेज और अपने पद का दुरुपयोग ही मुख्य हथियार होते हैं, और इसीलिए इन्हें पकड़ पाना भी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मामलों को सुलझने में इतने साल क्यों लग जाते हैं? देखिए, इसकी वजह है इनकी जटिलता। पैसों के लेन देन की परतें खोलना, उस पैसे को ट्रेस करना कि वो कहां गया, और सालों तक अपनी पहचान बदलकर छिपे आरोपियों को ढूंढना, ये सब किसी शतरंज के खेल से कम नहीं है, जिसमें बहुत समय और धैर्य लगता है। और यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे घोटालों का नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान होता है भरोसे का। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो वित्तीय सिस्टम पर आम लोगों का यकीन कमजोर पड़ जाता है। तो इस पूरे मामले से क्या सबक सीखा जा सकता है, और भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? EOW जैसी एजेंसियां अब भविष्य के लिए एक साफ रणनीति पर काम कर रही हैं। इसमें कंपनियों का सिर्फ कागज ही नहीं, बल्कि जमीन पर जाकर वेरिफिकेशन करना, दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच करना और वित्तीय संस्थानों के अंदर के कंट्रोल सिस्टम को मजबूत बनाना शामिल है। मतलब साफ है, अब सिर्फ कागजों पर भरोसा नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाके इस पूरी कहानी का सार यही है कि धोखाधड़ी कितनी भी जटिल या शातिर तरीके से क्यों न की जाए, अगर जांच एजेंसियां और वित्तीय संस्थान पूरी सतर्कता और लगन से काम करें तो ऐसे अपराधों को रोका भी जा सकता है और अपराधियों को सजा भी दिलाई जा सकती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है।
टेक्नोलॉजी के साथ साथ धोखाधड़ी के तरीके भी बदल रहे हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। ऐसे में क्या हमारी जांच एजेंसियां और नियम बनाने वाली संस्थाएं इन शातिर अपराधियों से हमेशा एक कदम आगे रह पाएंगी? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर सोचना जरूरी है।